नमस्कार साथियों, फिर से एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष CUET पीजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि 11 मार्च से 28 मार्च 2024, कब का 11 मार्च से 28 मार्च 2024 के बीच में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। यानी कि आपके जो सीनियर्स रहे उनके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे, तो उनका जो CUET पीजी हिंदी का क्वेश्चन पेपर था, वो मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो को CUET पीजी जो देने वाले हैं इस साल में, यानी कि CUET पीजी के जो एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो भविष्य में देने का सोच रहे हैं, या फिर जो ड्रॉपर्स हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है किसी का भी, तो उन सब के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें आइडिया लगता है कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, या फिर हमें कहीं पे भी कोई कमी दिखाई देती है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो वहाँ पर हम अपनी पकड़ पहले से ही मजबूत बना लेते हैं। तो आपका बिना समय ज़ाया किए मैं अमृता चौहान आपका ये वीडियो शुरू करती हूँ। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। विधा यानी कि किस स्टाइल में लिखी गई है। तो ये रेखा चित्र संस्मरण है। पहला प्रश्न आपका हो गया ये। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम क्या है। फिर से मैं पढ़ देती हूँ, प्राकृत व्याकरण के लेखक का नाम क्या है। तो इसका उत्तर है हेमचंद्र। आप मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है। आपको अगर ये 2 पंक्तियां हैं, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा, ये किसने बोला है? देव ने बोला है। और इन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति को बिल्कुल ही निम्न कोटि का बताया है, जहाँ पर ये कहते हैं उल्टा कहत कवीन, यानी कि कवि उल्टा कह देता है, कुछ भी कह देता है। तो ये किसकी पंक्ति हुई? ये देव की पंक्ति हुई, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए कथनों के आधार पर आपको उत्तर देना है, यानी कि ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो असर्शन है, प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। और इसका रीजन दे रखा है, साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे। साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, साथ ही साथ जो कारण है वो सही व्याख्या है किसकी? रीजन की। तो आपका पहला प्रश्न, तो आपका पहला उत्तर करेक्ट बनता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है आपका, पांचवा प्रश्न है, बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है। बल्लभाचार्य जो कि पुष्टि मार्ग के, पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इस शब्द में जो आप देख पा रहे हैं, 2 शब्दों से मिलके बना है, पुष्टि और मार्ग। तो यहाँ पर पुष्टि शब्द का आशय है अनुग्रह। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में एकदम ये लाइन एज इट इज लिखी हुई है कि पुष्टि का क्या अर्थ है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से 84 सिद्धों के अंतर्गत कौन नहीं है। तो आपको पता होगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, कि सिद्धों की संख्या 84 है, और इनकी पहचान क्या है? इनके नाम के अंत में पा आता है अधिकतर। और नाथों की संख्या क्या है? नाथ जो है वो नवनाथ बोला जाता है, नव यानी कि 9, है ना। 9 संख्या हो गई नाथ की, सिद्धों की संख्या 84 हो गई। तो पा का तो मैंने आपको बता दिया, अंदाजा आपको लग गया होगा। तो लुहिपा यहाँ पर सिद्ध हैं, कणप्पा सिद्ध हैं, विरूपा भी सिद्ध हैं। कौन नहीं सिद्ध है? देवसेन और स्वयंभू, यानी सी और ई आपके सिद्ध कवियों में नहीं आते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, 7वां प्रश्न, सूची 1 को सूची बी से सुमेलित, यानी मिलान करना है, वो भी ठीक तरीके से। तो यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं, यानी उपन्यास, और उनके लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है। तो अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा होगा, सबसे पहले आपको जो तरीका है करने का वो ये होना चाहिए, आपको जो आते हैं उनको आप पहले मिलान कर लीजिए। तो परख सबको पता होती है, मूलतः जैनेन्द्र जी की है, जैनेन्द्र कुमार, जो कि मनोविश्लेषणात्मक साहित्य लिखते आए हैं। इनकी सुनीता आप याद कर लीजिएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सुखदा भी इन्हीं की रचना है, जो कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि प्रेमचंद जी की रचना है, क्योंकि प्रेमचंद जी की जो कर्मभूमि उपन्यास है उसमें सुखदा नाम की एक नारी पात्र है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सुखदा नारी पात्र जो है रंगभूमि कर्मभूमि उपन्यास की, माफ कीजिए, और ये सुखदा जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र कुमार का है। अगला आता है मुर्दों का टीला, रांगे की सोना और खून जो है, जो चतुरसेन शास्त्री का। इनका आपको एक और याद रखना है, वैशाली की नगर वधू, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो अंतिम बचा है श्यामा स्वप्न, वो जगमोहन सिंह का है। तो यहाँ से आप जो है नीचे के ऑप्शंस जो है चूज कर लेंगे। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ए का 2 है, यानी कि आपका जो है एक ऑप्शन देखते ही दूसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो यहाँ से आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि किस तरह से अगर आपको एक दो रचनाएं भी आती हैं तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके जो है रचनाएं कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रांगे राघव की एक और महत्वपूर्ण रचना बता दूं जो पूछी जाती है, कब तक पुकारूं। ये आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या? एक संधि विच्छेद दे रखा है, एक संधि दे रखा है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है दो वर्णों के मेल, क्या हो रहा है, मेल हो रहा है ना, यानी जुड़ रही हैं चीजें, तो विच्छेद तो हो नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ का सही उत्तर संधि है, ना कि संधि विच्छेद। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि आचार्य भामा ने काव्य अलंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना। हेतु यानी कि कारण। तो यहाँ पर प्रतिभा है ना, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है आपका 10वां प्रश्न, इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। इतिहास लेखन यानी कि इतिहास किन 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 चीज़ों का आधार लेकर लिखा जाता था। शिलालेख आपने पढ़ा होगा, ताम्रपत्र भी पढ़ा होगा, सिक्के भी पढ़ा होगा। संगत क्या है? संगत तो एकदम अलग चीज हटके आ रही है। यहाँ पे ऑड वन आउट ही करेंगे तब भी आपका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 10वें का सही उत्तर चौथा ऑप्शन है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद जी के नाटक कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, जयशंकर यहाँ पर जो है एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी का है, सज्जन भी जयशंकर प्रसाद जी का ही नाटक है। अब बचते हैं अंतिम दो नाटक। एक तो है आपके समक्ष, अंतिम दो नाटक बचते हैं, हृदय वदन, ये भी मैं बता रही हूँ किसका है, रक्षाबंधन, ये भी मैं बता रही हूँ किसका है। रक्षाबंधन श्री हरिकृष्ण प्रेमी का है ना, और हृदय हृदय वदन जो है नाटक ही हैं दोनों, या फिर यूं कहें चारों ही यहाँ पर नाटक दे रखे हैं। तो हृदय वदन जो है, हृदय वदन गिरीश कार्नाड का है। किसका है? आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, गिरीश कार्नाड का हृदय वदन नाटक है। और रक्षाबंधन किसका है? रक्षाबंधन है श्री हरिकृष्ण प्रेमी का। तो आपका सही उत्तर है यहाँ पर कौन कौन से नाटक प्रसाद के हैं, यानी कि ऑप्शन ए और बी जहाँ पर दे रखा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, मैं जूम कर देती हूँ। 12वां प्रश्न है आपके समक्ष, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण पढ़ लीजिए। श्रीति करी काहू सुख न लघो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपहु प्राण दहो। ये जो पंक्तियां मैं आपको बता दूं, ये जो है तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? तुलसीदास जी की पंक्तियां। और यहाँ पर पंक्तियों का आशय मैं आपको अगर बताऊं एक पंक्ति में, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो पतंगा होता है किस प्रकार से, जो लाइट होती है ना, जैसे कि आप कभी सड़क पे भी गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे जो बड़ी बड़ी लाइट्स लगी होती हैं खंभों पे, तो उन पर किस तरह से पतंगे आसपास मंडरा रहे होते हैं भिन 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 करके। तो किस तरह से उनका प्रेम रोशनी के प्रति है, ये यहाँ पर बात बताई गई है। तो और वो क्या होता है, उस रोशनी के प्रेम में ही अपने प्राणों को त्याग देते हैं। नीचे आता है रूढ़ि लक्षणा, जहाँ रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। पहला और उदाहरण दे रखा है किसका? रूढ़ि लक्षणा का। रूढ़ि लक्षणा, लक्षणा के दो भेद हैं, उनमें से एक है रूढ़ि लक्षणा। और कारण दे रखा है रूढ़ि लक्षणा की परिभाषा। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और सही व्याख्या भी है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है आपके समक्ष। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा जी
ने नवनाथों के नाम बताए हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि राम कुमार वर्मा जी ने जो है नवनाथों में किसे किसे माना है। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। आदिनाथ को इन्होंने, राम कुमार वर्मा जी ने नवनाथों में रखा है, और इन्होंने गोरखनाथ को रखा है, और इन्होंने जो है मत्स्येंद्र नाथ को रखा है। तो ये 3 जो हैं आपके करेक्ट हैं, है ना। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है 14वां प्रश्न, नक्टौरा उपन्यास की लेखिका कौन है। आप इसे एज इट इज नोट कर लीजिए। ये चित्रा मुदगल जी का उपन्यास है नक्टौरा, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए हर एक चीज़ की। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है, यानी रहीम दास जी की रचना कौन कौन सी इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है। तो नवरस पदावली या पद्यावली इनकी रचना नहीं है, और नाम माला इनकी रचना नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आता है 16वां प्रश्न, किस रीतकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम काव्य माना। ये ऊपर भी प्रश्न आ चुका है। पहले शुरुआत में आपने देखा होगा ये प्रश्न आया था, तब मैंने आपको बताया भी था कि देव ने अभिधा को लेकर क्या कहा है, लक्षणा को लेकर उनकी दृष्टि क्या है, और व्यंजना को इन्होंने किस तरह से सबसे मतलब तीसरी उसमें रखा है कैटेगरी में। तो यहाँ पर कौन आ गए, देव आ गए आपके रीतिकालीन कवि। अगला आता है, यहाँ पर जो है पंक्तियां दे रखी हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहली पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। ये जो है पूरी में पंक्ति कर दूं, राम नाम का मरम है जाना। तो यहाँ पर है, आप जो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर श्री राम का वर्णन है। आप यहाँ पर कंफ्यूजन में तुलसी को लगा सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पंक्तियां हैं कबीर दास जी की हैं, ठीक है। और अगला आता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो क्लैरिटी आ गई है, मलूक दास की है। ये दूसरी पंक्ति कभी नहीं दी जाती, क्योंकि इसमें मलूक दास का नाम आ जाता है। तो आपको हमेशा पहली पंक्ति ही देखने को मिलेगी अपने परीक्षाओं में। अगला आता है, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इसकी मैं पहली पंक्ति पूरी कर दूं, ये दोहा है, ये आपका दोहा है पूरा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की हैं। और बचता है गुरु सुआ, और आपके समक्ष जो है बच रहा है, गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, यानी कि ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो सूफी काव्यधारा के कवि हैं, इनकी रचनाएं, इनकी ये पंक्तियां हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी। अगला बात करते हैं, प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से सिनेमा का आविष्कार किसने किया है। इसका सही उत्तर है थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका, सिनेमा का आविष्कार किया है। अगला प्रश्न आता है 19वां प्रश्न, किसी दर से रसाद से प्रवर्तते नहीं रसादते कासी दर से प्रवर्तते, यह उक्ति किस आचार्य की है। आपको मैं समझ रही हूँ, अगर इसका अर्थ नहीं भी समझ आया है फिर भी आपको कुछ तो समझ आया होगा कि यहाँ पर रस की बात आ रही है, और रस आचार्य कौन है, भरत मुनि। ऐसे समझा जाता है चीज़ों को, ऐसे मार्क किया जाता है अपना आंसर। अगला आता है, खुमान रासों की भाषा क्या है। खुमान रासों की भाषा क्या है। कई लोग इसको डिंगल में मार्क करते हैं, लेकिन इसकी भाषा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा आपका राजस्थानी। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला आता है ये फिर से सूची मिलाने के लिए आ गई, तो फिर मिला लेते हैं। कबीर दास जी की बीजक है। अगला आता है रैदास, रैदास की सतबमनी है। आगे आते हैं दादू दयाल, हरडेवानी बहुत पूछी जाती है। सुंदर दास की नाम से ही पता चल रहा है, सुंदर विलास। तो ये आप अपना ऑप्शन करेक्ट मार्क कर लीजिए। अगला आता है, अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। मैंने ये बात आपको ऊपर डिस्कस कर दी है, फिर से मैं बता रही हूँ, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और नाथ और सिद्ध इनका पूछा ही जाता है, इन पर प्रश्न बनना तय होता है। तो सिद्धों की संख्या भी आप याद कर लीजिए, 84 सिद्ध और नवनाथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ 9। आगे आते हैं, वर्तमान समय में सूचना का दिव्य शास्त्र किसे कहा गया है। आपके दिमाग में आ रहा होगा इंटरनेट, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है अभी वो। तो आपको करेक्ट इनमें से चूज करना है कि इनमें से जो है सबसे ज़्यादा सटीक बैठने वाला ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेडियो,
वार्तालाप, संवाद, विज्ञापन। जाहिर सी बात है, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट का आजकल इतना ज़माना है, आप जहाँ देखिए वहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर जगह आपको जो है एडवर्टीजमेंट किसी ना किसी चीज़ का मिल ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। अभी मैं आपको, आप चाहें तो यहाँ से नोट भी कर सकते हैं कि देव आपके काफ़ी महत्वपूर्ण कवियों में दिख रहे होंगे। इन पर ये तीसरा प्रश्न बना है। सबसे पहला तो प्रश्न इन पे यही बना था कि अभिधा को किस कवि ने जो है उत्तम माना है, अभिधा से युक्त काव्य को किस कवि ने उत्तम माना है। फिर से यहाँ पर इन पे प्रश्न बन गया। ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही होगी कि जो है यहाँ पर रीति को काव्य का द्वार किसने माना है, कवि देव ने। माफ कर लीजिए आपकी देव, आपके लिए 3 प्रश्न आपके समक्ष इनका दिखाई पड़ा है। अगला प्रश्न आता है 25वां कि नीचे दिए गए कथन और रीजन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आगे बात आती है, कह रहे हैं पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी, सबको पता है। और चंद्रवरदायी का ग्रंथ यानी कि पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला महाकाव्य माना है। नोट कर लीजिए, महाकाव्य माना है ना। अगला आता है कथन, कह रहे हैं चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के समकालीन थे। जाहिर सी बात है, पृथ्वीराज रासो के मित्र भी थे ये, और पृथ्वीराज रासो के राग दरबारी भी थे, और पृथ्वीराज रासो के राज दरबारी भी थे, और पृथ्वीराज रासो के मित्र होने के साथ साथ जो है उनके सलाहकार भी थे। तो यहाँ पर दोनों ही उत्तर जो है करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है 1 और 2, दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण है। मैं अगर तोड़ के बताऊं तो यहाँ पर निष्फल का बनता है नीह और जमा फल, तो ये मिलके बन जाता है निष्फल। अगर किसी भी मतलब वर्ण के बाद में या विसर्ग के बाद में पा या फा आता है तो वो आपका किस में बनता है, वो आपका शा में बदल जाता है। अगला आता है पुरस्कार। यहाँ पर निष्फल में विसर्ग संधि है, पुरस्कार में विसर्ग संधि है, और भास्कर में विसर्ग संधि है। पुरस्कार का संधि विच्छेद करूं तो ये बनता है पुर धन कार, पुरहकार, तो यहाँ पर जो है पुरस्कार बन जाता है। भास्कर का अगर संधि विच्छेद करूं तो ये बनता है भा विसर्ग कार, है ना। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है बनता है ए, सी और डी। ए, सी और डी दे रखा है, सॉरी ए, सी और ई, थर्ड ऑप्शन आपका जो है करेक्ट बन जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आगे बात करते हैं 27वां प्रश्न। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो पाए। प्रश्न कह रहा है वाणिज्य भाषा के रूप में हिंदी को टंकण समझ रहे हैं आप, टंकण बोले तो टाइपिंग, जो टाइपिंग एरर आता है ना उसको बोलते हैं। आशुलेखन यानी कि जो तुरंत लिखने की जिनके पास कला होती है उन्हें बोलते हैं आशु कवि, और उनके द्वारा जो लिखा गया होता है उसे बोलते हैं लेखन। जैसे होता नहीं, किसी को तुम तुरंत कोई टॉपिक दो, जैसे तुमने बोला कि इस टॉपिक पे देशभक्ति पे कविता लिखो, तो वो आपको आधे घंटे में या 15 मिनट जो कुछ भी विदिन टाइम लिख के आपको दो, विदिन टाइम आपके समक्ष लिख के प्रस्तुत हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं आशुलेखन। वाणिज्य पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावली से अपूरित करना है, बिल्कुल सही है। कथन 2 है प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पणी या टिप्पण, पारिभाषिक शब्दावली, टेक्निकल संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट हैं। आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, मुझे लग रहा है। आगे बात करते हैं 28वां प्रश्न कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। समास तो वैसे काफ़ी इजी टॉपिक है, इसमें आपको समस्या होनी नहीं चाहिए। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व समास। फॉर एग्जाम्पल भाई बहन, माता पिता, दिन रात, है ना। और ये हो गया आपका तत्पुरुष में क्या होता है, तत्पुरुष में कोई ना कोई कारक चिन्ह आता है, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का क्या हो जाता है, राजा का पुत्र,
राजपुत्र, है ना। जब इसे आप खोलोगे इस पूरे शब्द को तो वो राजा का पुत्र बनता है, यानी किसी न किसी तरह का कोई भी आपको जो है समास विग्रह करने पे आपको जो है कारक चिन्ह दिखाई देता है, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 29वां प्रश्न है, जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय एवं संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए, ये आपकी पारिभाषिक शब्दावली होती है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड्स जिन्हें बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि कभी कभी पूछा भी गया है कि इसे क्या बोलते हैं, तो टेक्निकल वर्ड्स, WORDS, ठीक है। तो ये हो गया। आगे आते हैं। 30वां प्रश्न कह रहे हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो ध्वनि संप्रदाय के नहीं, मैं आपको सभी बता दे रही हूँ। सबसे पहले आता है रस संप्रदाय, इसके हैं भरत मुनि, ठीक है। दूसरा आता है आपका अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के कौन है, अलंकार संप्रदाय के भामा हैं। यही सीक्वेंस है याद करने का। और तीसरा आता है आपका रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के कौन है, रीति संप्रदाय के वामन हैं। और चौथा आता है ध्वनि संप्रदाय। तो चौथा ध्वनि संप्रदाय हो गया, इसके कौन है, आनंदवर्धन है। पांचवा आता है वक्रोक्ति संप्रदाय, नीचे जगह नहीं है, मैं फिर भी लिख दे रही हूँ। चलिए, वक्रोक्ति संप्रदाय के आप भी साथ साथ में बोलते चलिए, सो दैट आपका रिवीजन हो पाए। इसके कुंतक हैं। और अंतिम आपका बचता है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के कौन है, क्षेमेंद्र। आप लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे जगह नहीं बची है इसलिए मेरे लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। कौन सा मैंने अंतिम बताया, औचित्य संप्रदाय, जिसके आचार्य हैं क्षेमेंद्र। आगे बात करते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष क्या है। कौन सा प्रश्न है, समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1854 है। 1854 में एक और काम हुआ था, अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, क्या, साहित्य अकादमी नई दिल्ली में, जिसका ND यानी कि न्यू दिल्ली, यहाँ पर इसका जो है स्थापना हुई थी। कब, 1854 में। आगे बात करते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। काल 3 तरह के होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। क्या होता है, भूत होता है, वर्तमान होता है और भविष्य होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो सबके भेद आपको याद कर लेने चाहिए, आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। भूतकाल के 6 भेद किए गए हैं, वर्तमान के 5 किए गए हैं और भविष्य के 3 भेद किए गए हैं। अब कह रहे हैं इनमें से कौन सा भेद जो है वर्तमान काल का नहीं है। तात्कालिक वर्तमान जैसा किसी भी तरह से वर्तमान काल का भेद नहीं किया गया है, ये आपको याद होना भी चाहिए। वैसे मैं आपको बाकियों का भी बता दे रही हूँ। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, करेक्ट जो 5 होते हैं, वो होते हैं सामान्य वर्तमान काल, आप चाहें तो लिख सकते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल यानी प्रेजेंट परफेक्ट, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो यहाँ पे तात्कालिक जैसा किसी भी तरह का कोई भी भेद वर्तमान काल का नहीं हुआ है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। आगे बात करते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि आपको जो संस्थाएं दे रखी हैं और उनकी जो है यहाँ पर स्थापना वर्ष दे रखा है, तो ये आपको सही मिलान करना है। कर लेते हैं। सबसे पहले आता है, आपको इनमें से अगर एक भी आ रही है, अभी मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले 2 प्रश्न पहले ही बताइए, साहित्य अकादमी नई दिल्ली का जो है कब हुआ है स्थापना, 1954 में। तो आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। डी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से भी चाहें तो करेक्ट मार्क कर सकते हैं। डी का फर्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से भी आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए। बाकी मैं मार्क कर देती हूँ किसका कौन सा है। पहला है हिंदुस्तान अकादमी प्रयागराज, इसका 1927 है। यहाँ पे कोई ट्रिक काम कर ही नहीं सकती है, तो आपको खुद से याद करना ही पड़ेगा। अगला आता है बिहार राष्ट्रभाषा पटना में पड़ता है, जो कि 1947 है।
और अगला आता है हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, ये 1942 है इसका स्थापना वर्ष। तो आप करेक्ट मैच कर लीजिए। अगला प्रश्न आता है 34वां प्रश्न, मैं जूम कर देती हूँ। कह रहे हैं नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और रीजन, तो आप पढ़ के बताइए कि आपका सही उत्तर कौन सा बनने वाला है। नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, क्या ऐतिहासिक। दूसरा है हम्मीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है खैर नहीं भी आ रहा होगा तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि कुछ एक प्रश्न जो होते हैं वो थोड़े से घुमा के पूछे ही जाते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न सबको नहीं आ सकते हैं ना। तो कह रहे हैं कि नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। हम्मीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है, यही बात यहाँ पे गलत हो जाती। क्यों? क्योंकि हम्मीर गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास है, ये बात करेक्ट है, लेकिन ये भी ऐतिहासिक उपन्यास ही है। आप चाहें तो इसे एज इट इज नोट कर लीजिए कि नूरजहां और हम्मीर दो उपन्यास हैं, किसके? नूरजहां और हम्मीर दो उपन्यास हैं गंगा प्रसाद गुप्त के, और दोनों ही उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास है, कोई भी इनमें से सामाजिक नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा बन रहा है? जहाँ पर पहला करेक्ट होगा दूसरा इनकरेक्ट, यानी कि ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न आता है 33वां प्रश्न, प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं। और दूसरा आता है स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकारों में से एक हैं। दोनों ही प्रश्न जो हैं आपके करेक्ट हैं, यानी कि दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा, संचार के तत्व दे रखे हैं, मतलब संचार के तत्व क्या, दो सूचियां दे रखी हैं, दोनों को सही से मिलान करना है। जो आपको आता है ऑप्शन उसको आप पहले करिए, जो नहीं आता है वो बाद में एलिमिनेट होके ऑप्शन के थ्रू जो है मार्क हो ही जाता है करेक्ट। तो अगर बात करें संचार के माध्यम क्या क्या हैं, इंटरनेट, टीवी, रेडियो और टेलीफोन सबको पता होते हैं। बी का फोर्थ ऑप्शन हो गया, दो में दे रखा है, इधर भी दे रखा है बी का फोर्थ, इधर भी दे रखा है, दो ऑप्शन तो करेक्ट होंगे नहीं, फिर से मिलाते हैं। अगला संचार के कार्य क्या है, प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति। डी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, लो भाई आपका करेक्ट ऑप्शन आपको मिल गया थर्ड वाला। ठीक है, फिर भी बाकियों को भी मिला लेते। संचार के तत्व क्या हैं, स्रोत, डिकोडिंग, संदेश और शोर। अंतिम बचता है अमौखिक संचार की अभिव्यक्ति, खुशी, डर, गम, डर आदि भावनाएं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न 37वां, बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कलाकाल का नाम दिया है। ठीक है, दूसरा आता है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। दूसरा तो करेक्ट है भैया, पहला क्या करेक्ट होगा? पहला मैं बता दूं, कलाकाल जो है रामाशंकर रसाल जी ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, ना कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है, यानी अभिकथन गलत है और रीजन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, लिखा हुआ है ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है, जबकि आर तो सत्य है। ए असत्य नहीं है, यहाँ पर पता है यही मिस्टेक है, इस चक्कर में मैंने यहाँ पर ड्रॉप लिख दिया है कि यहाँ पर असत्य नहीं सत्य होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ऐसे प्रश्न एनटीए में हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक या फिर कुछ एक क्वेश्चंस में कभी कभी देखने को मिल जाती है। तो आगे बात करते हैं 37वें के बाद 38वां प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष एज इट इज नोट कर लीजिए, 1954। 1954 में आप देख पा रहे होंगे, ये साहित्य अकादमी नई दिल्ली भी 1954 में ही स्थापित हुई थी। ये 1954 आप सन देख सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण है, इस पे तीसरा प्रश्न आपके समक्ष देखने को मिला है। आगे बात करते हैं 39 प्रश्न कह रहा है भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर है हरि राय है, भाव प्रकाश के रचयिता ये हैं। आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है तद्दोषो शब्दार्थो सगुणालंकारावृत्ति पुनः क्वापी, ये जो है किसका है, यानी दोष सहित। मैं अगर आपको इसका अर्थ बता दूं, आप जानना चाहते हैं, तो इसका अर्थ कुछ इस तरह से, आप चाहें तो सुन लीजिए कि दोष रहित, क्या लिखा हुआ है, तद्दोषो यानी कि दोष रहित, और शब्दार्थो, शब्द और अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, दोष रहित गुण सहित। ठीक है, सगुणा, सगुणा लिखा है ना, दोष रहित गुण सहित
और कभी कभी अलंकार से युक्त ना भी हो। फिर से सुन लीजिए, दोष रहित गुण सहित। और कभी कभार अनअलंकृत यानी अलंकार युक्त नहीं, अनअलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका काव्य लक्षण। और किसके द्वारा दिया गया है? याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मम्मट के द्वारा, आचार्य मम्मट के द्वारा ये काव्य लक्षण दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है या फिर इनकी ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, जिसमें ये काव्य लक्षण इन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। यहाँ पर मैंने 40 प्रश्न आपको करा दिए हैं, आप चाहें तो ये नोट भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। अगली जो बात होगी वो वीडियो के सेकेंड पार्ट में बात होगी। ठीक है, आप चाहें तो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आगे के प्रश्न जो हैं 75 प्रश्न हैं, तो आगे के प्रश्न जो है 41 संख्या से शुरू होगा और 75 तक जाएगा, वो आपको अगले वीडियो में दिखाई देगा, यानी नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे जाके। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो रही है। आई थिंक 30 मिनट तो क्रॉस कर ही चुका होगा ये वीडियो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं इन फ्यूचर आपके सामने लाती रहूँ, उसके लिए ज़रूरी है मुझे आपकी तरफ से अच्छा रिस्पांस दिखाई दे। मैं आपसे यही कहती हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ में। और यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे चाहें तो आकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है अगर आपको, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। अभी 2024 का जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का वो तो मिलेगा ही, साथ में 2024 का एक और प्रश्न पत्र आपके समक्ष जल्द ही लेकर उपस्थित होने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट आपको बाद में नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए और आप टाइमली चीज़ों को सीख पाएँ, क्योंकि सीखने और सिखाने का जो है समय है और निरंतर ये जो प्रोसेस है चलती रहेगी। मैं भी सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ, आप भी सीखिए, सिखाइए सबको, ऐसे ही ज्ञान में वृद्धि होती है। यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।